फिल्म की शुरुआत 7 वर्षीय डार्बी द्वारा एक फुटबॉल खेल के दौरान अपने असाधारण चीयरलीडिंग कौशल का प्रदर्शन करने से होती है। उनकी मां, जो अपने दिनों में एक प्रतिष्ठित चीयरलीडर हुआ करती थीं, को उन पर बहुत गर्व है। एक दिन डार्बी और उसके माता-पिता थोड़ी पिकनिक के लिए समुद्र तट पर जाते हैं। यह धूप वाला दिन है, जो बाहरी गतिविधियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। डार्बी के पिता और आसपास मौजूद लोग तुरंत पानी में कूद गए और बेजान शवों को वापस ले आए। सीपीआर करने के बाद चमत्कारिक ढंग से छोटी बच्ची को वापस जीवित कर दिया गया। हालांकि उसकी मां का दुखद निधन हो गया। अपनी मां के अंतिम संस्कार के दौरान डार्बी को एहसास हुआ कि वह मृतकों को देखने और उनके साथ संवाद करने में सक्षम है। कब्रिस्तान में वह देखती है कि कुछ आत्माएं इधर उधर घूम रही हैं और उसे देख रही हैं। छोटी लड़की शुरू में मौत से डरती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि आत्माएं हैं वे भूत नहीं हैं, बल्कि मृत व्यक्ति हैं जिनके पिछले जीवन में कुछ काम अधूरे हैं। ये मृत व्यक्ति परलोक की ओर तभी बढ़ेंगे जब वे उन चीजों का ध्यान रखेंगे जो वे जीवित रहते हुए नहीं कर सकते थे। 9 साल बाद तेजी से आगे बढ़ते हुए डार्बी अब एक किशोरी है जो मृतकों को अगले जीवन में स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना जारी रखती है। 16 वर्षीय प्रत्येक सप्ताहांत को डेडोस के गुप्त दूत की तरह काम करते हुए बिताता है। वह उनका अधूरा काम पूरा करती है, जिसके बाद वे गायब हो जाते हैं पतली हवा में, जो अगले जीवन में उनकी यात्रा का संकेत देता है। वह अपने काम को अभिशाप के रूप में लेने की बजाय उसका भरपूर आनंद लेती है। हालांकि बिना किसी आय के डार्बी के अतिरिक्त व्यवसाय के कारण वह सभी से दूर हो गई। वह स्कूल में अकेली रहती है, इसलिए उसे कक्षाओं में जाना पसंद नहीं है। उसके पिता हमेशा उसे अधिक मिलनसार और मिलनसार बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन किशोरी आजीविका के लिए दोस्ती करने के मूड में नहीं है। वह पूर्व मित्र सहित लोकप्रिय लड़कियों को जज करते हुए अपने दिन जारी रखती है। मकर कैप्री डोनह्यू, लोकप्रिय चीयरलीडर। कैप्री वर्तमान में एक सुंदर सहपाठी जेम्स के साथ डेटिंग कर रही है। जब से कैप्री ने एक ऑडिशन के दौरान उस पर ध्यान दिया है, तब से वह उससे अपना ध्यान नहीं हटा पाई है। डार्बी का एकमात्र सच्चा दोस्त स्कूल का पूर्व चौकीदार गैरी है, मृतकों में से एक जो अपनी पत्नी लिंडा के निधन का इंतजार कर रहा है ताकि वह उसके साथ परलोक में जा सके। जीव विज्ञान कक्षा के दौरान शिक्षक छात्रों को उनके अंतिम नामों के साथ वर्णानुक्रम में जोड़ते हैं। नतीजतन डार्बी को जेम्स के साथ जोड़ा गया है, जिस पर वह 6ठी कक्षा के दौरान क्रश हुआ करती थी। मतलबी लड़की कैप्री स्वाभाविक रूप से पागल है, इसलिए वह डार्बी को अपनी सीट से हटने का आदेश देती है। हालांकि हमारी लड़की बदमाशी से डरती नहीं है और वह अपने लिए बोलती है। जल्द ही शिक्षिका ने उनके गर्म तर्क को नोटिस किया, इसीलिए उसने कैप्री को अपनी सीट पर लौटने का निर्देश दिया। इससे बदमाशी शर्मिंदा हो जाती है और वह घटनास्थल छोड़ने से पहले डार्बी को सनकी कहती है। जेम्स, जो एक दयालु व्यक्ति निकला, कैप्री की ओर से डार्बी से माफी मांगता है। बाद में कैफेटेरिया में एक स्थानांतरण छात्र डार्बी के पास आता है और उसके साथ बातचीत करने का प्रयास करता है। हालांकि हमारी अंतर्मुखी लड़की का मानना है कि वह एक और डेडोस है, इसलिए वह उसे सख्ती से अपने काम के घंटों की याद दिलाती है। जब वह गलती से उससे टकराती है, तभी उसे एहसास होता है कि वह एक जीवित इंसान है। इससे पहले कि स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें रोकते, डार्बी ने उनसे बकवास करने के लिए माफी मांगी। इसके बाद प्रिंसिपल नए छात्र एलेक्स और का परिचय कराते हैं, उसे उसकी पढ़ाई में मदद करने की सलाह देती है। डार्बी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन बाद में शाम को बाहर घूमने के एलेक्स के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। वह यह भी स्पष्ट करती है कि वह सप्ताहांत के दौरान खाली नहीं है। उस दिन बाद में पीओआई के बाद अकेली किशोरी को लॉकर में अपने कपड़े नहीं मिले। कक्षा वह जानती है कि यह किसने किया, इसलिए वह सीधे तौर पर कैप्री और उसकी मतलबी लड़कियों का सामना करती है। कैप्री अपने बालों को सीधा करते हुए बेखबर होने का नाटक करती है, जब तक कि हमारी नायिका उसे प्रिंसिपल को रिपोर्ट करने की धमकी नहीं देती। बदमाशी क्रोधित होकर वह हमारी लड़की पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है,
लेकिन अचानक पानी के एक कुंड में फिसल जाती है। फिर वह गलती से अपना प्लग किया हुआ स्ट्रेटनर पानी में डाल देती है, जिससे उसे करंट लग जाता है। दुखद दुर्घटना के कारण कैप्री की दुखद मृत्यु हो जाती है। उस रात वह डार्बी से मिलने जाती है और उसे इस तथ्य का पता चलता है कि वह वास्तव में मर चुकी है और उसे मरना होगा। वह बताती है कि एक अन्य मृत व्यक्ति गैरी ने उसे डार्बी की क्षमताओं के बारे में बताया था। वह भी उसे पता चलता है कि वह अपने दिमाग से चीजों को शारीरिक रूप से नियंत्रित कर सकती है। कैप्री डार्बी को तब तक परेशान करती रहती है जब तक वह यह तय नहीं कर लेती कि उसका मुख्य ध्यान अगले जीवन में जाने से पहले अपने 17वें जन्मदिन की पार्टी की योजना बनाना है। अगले दिन स्कूल में कैप्री अपने दोस्तों से मिलने जाती है, जिन्होंने स्कूल में उसके लिए एक स्मारक का आयोजन किया है। हालांकि वह तब पागल हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वे स्मारक के लिए उसकी सबसे बदसूरत तस्वीर लाए हैं। फिर वह अपनी शक्ति का उपयोग करके फोटो को जमीन में कुचल देती है। इसी बीच डार्बी से मुलाकात होती है, हमेशा की तरह गैरी के साथ शतरंज खेलने के लिए। वह उसे मेल नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से मिलवाता है, जिसकी कल रात ही मृत्यु हो गई। मेल उन्हें शतरंज खेलते हुए देखने के बाद उनसे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए कहता है। डार्बी खंदुशी से ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है। बाद में अवकाश के दौरान एलेक्स उसके पास आता है और पूछता है कि वे कब बाहर घूम सकते हैं, लेकिन डार्बी एक बार फिर उसे अनदेखा कर देता है। तभी उसकी मुलाकात कैप्री का जन्मदिन और बिजली के झटके के बारे में जागरूकता बढ़ाना। शुरू में उन्हें लगा कि यह एक बेवकूफ़ी भरा विचार है, लेकिन अंततः डार्बी ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि इससे उन्हें सोशल मीडिया पर अधिक फॉलोअर्स मिल सकते हैं। जल्द ही कैप्री के प्रभाव से डार्बी ने लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया। वह उत्साहवर्धन के साथ असाधारण प्रदर्शन करती है और अपने अद्भुत कौशल के लिए प्रशंसा पाती है। इसके अतिरिक्त वह जेम्स से मिलने जाती है, जो कैप्री के निधन के बाद से स्कूल से अनुपस्थित है। डार्बी ने भी एलेक्स के साथ समय बिताना शुरू कर दिया और यह साफ है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके एक चीयरलीडिंग प्रदर्शन के बाद एलेक्स ने उसे डेट पर चलने के लिए कहा, जिसे डार्बी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब ऐसा लगता है कि चीजें हमारी लड़की के लिए सही दिशा में जा रही हैं, तो समस्याएं पैदा हो जाती हैं। डार्बी का नया जीवन उसके पुराने जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह एलेक्स के साथ डेट करने से चूक जाती है और बार बार गैरी के दोस्त मेल को अगले जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करने से मना कर देती है। कैप्री को शुरू में अपने दोस्तों पर डार्बी के बढ़ते प्रभाव से ईर्ष्या महसूस हुई, लेकिन गैरी और मेल द्वारा आश्वस्त किया गया है। एक दिन डार्बी जेम्स से मिलने जाता है और उसे कुछ नोट्स सौंपता है। वे उसके बचपन के फोटो एल्बम को देखते हैं और जेम्स बताते हैं कि जब वे बच्चे थे तो उनमें से 2 को डार्बी पर क्रश था। आश्चर्यचकित होकर वह तुरंत एक पेड़ वाले घर की ओर इशारा करके विषय बदल देती है। इसके बाद दृश्य 2 किशोरों द्वारा ट्री हाउस में एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने पर केंद्रित हो जाता है। जेम्स ने पूछा कि क्या वह उसके साथ स्कूल जा सकता है, जिससे वह सहर्ष सहमत हो गई। हालांकि अगले दिन डार्बी के जेम्स के साथ डेटिंग की अफवाह स्कूल में चारों ओर फैल गई। बात तब और बढ़ जाती है जब जेम्स सबके सामने उसका हाथ पकड़ लेता है। कैप्री, जो हमेशा की तरह इधर उधर छिपा हुआ है, जेम्स को यह कहते हुए सुनता है कि उसे कल डार्बी के साथ समय बिताने में मजा आया। ये स्पष्ट रूप से धमकाने वाले को ईर्ष्यालु बनाता है, इसलिए वह उसे परेशान करना शुरू कर देती है, उस पर डार्बी के साथ संबंध तोड़ने का दबाव डालती है। अगले दिन चिंतित जेम्स डार्बी से मिलने जाता है और उसे ड्राइव पर ले जाता है। फिर उसने खुलासा किया कि कैप्री हो सकता है उसके बाद के जीवन से संवाद करने का प्रयास करें। हालांकि हमारी लड़की का सुझाव है कि वह अपनी प्रवृत्ति को नज़रअंदाज करें और वास्तविकता में अधिक उपस्थित रहें। कुछ दिनों बाद डार्बी कैप्री की बहुप्रतीक्षित जन्मदिन की पार्टी में शामिल होती है, जबकि कैप्री ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा था। इसके बाद डार्बी को पता चलता है कि जेम्स ओइजा बोर्ड के माध्यम से अपनी मृत प्रेमिका के साथ बातचीत कर रहा है।